देखो हम जो देख रहे थे पहले टॉपिक में, हमने उन स्टेटमेंट के बारे में देखा, उन व्यक्तियों के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट की हमने बात की थी जो या तो मर चुके थे या पाए नहीं जा सकते थे या इनकेपेबल थे साक्ष्य देने में, या अगर उनको लाया भी जाता तो वो अननेसेसरी डिले करते, और या बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होते। तो उन सभी के द्वारा किए गए जो स्टेटमेंट थे वो रेलेवेंट थे किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। और जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस की हमने बात की वो थी 32 के क्लॉज 1 से लेकर के 32 के क्लॉज 8 तक। 32 का क्लॉज 1 हमने देख लिया कि व्हेन इट्स रिलेटेड टू कॉज ऑफ हिज डेथ, यानी कि जहां वह उस व्यक्ति के मृत्यु के कारणों से या उस व्यवहार से संबंधित है, तो उस स्थिति में वो रेलिवेंट होता है। अब 32 के 2 से लेकर 32 के 8 तक और देख लेते हैं, छोटा सा ही है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और इससे पहले अगर किसी को, देखो 2-3 लोग बाद में हैं, किसी को अगर कोई डाउट हो तो भैया अभी पूछ ले। बत्तीस के 2 की अगर हम बात करते हैं, उन स्टेटमेंट की बात करते हैं जो ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में किए गए हैं। देखो भैया, ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस इन द सेंस, ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस आपने समझा सेक्शन 16 में। अब देखो सेक्शन 16 को हमें बताएंगे प्रेरणा। प्रेरणा यस सर। सेक्शन 16 सर सेक्शन 16 कहता है कि कोई भी अगर हमने, एक सेकंड सर, बिजनेस व्हेन रिलेवेंट की बात करता है, कभी भी हमने कोई भी एंट्री अगर की होती है बिजनेस के रिगार्डिंग, जैसे हमारे पास ही इसमें एक, सर हम इस केस के थ्रू समझ सकते हैं, एल के अडवाणी वर्सेस सीबीआई का केस था। इसमें हम क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमने कोई भी एंट्री अगर करी होती है किसी भी कोर्स ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो एंट्री हमारी रेलेवेंट मानी जाती है। अच्छा, 16 में और 32 में 2 में क्या अंतर है भैया? 16 और 32 के 2 में क्या? अच्छा एक सेकेंड, नहीं सर कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट है। एक तो उसमें डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान, वो उसने जो अपनी ड्यूटी के दौरान जब वो एंट्री करते हैं, जो एक्नॉलेजमेंट होता है राइटिंग में होता है, सर यही एक डिफरेंस है, अदरवाइज कुछ नहीं है। देखो चलो कोई बात नहीं। देखो जब हम 16 और 32 की बात करते हैं तो 16 32 के 2 की बात करते हैं तो 16 में कह दिया हम, देखो पीछे देख रहे थे कि ऐसे फैक्ट की बात है जो रेलिवेंट हो गए, जो ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में किए गए हैं। वहाँ जो सेक्शन 16 है आपका वाइडर सेंस में है, लेकिन अगर आप सेक्शन 32 के क्लॉज 2 की बात करोगे, यहाँ आपका स्टेटमेंट रेलिवेंट है जो कि ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में कहा गया है या मेंटेन से देख लेते हैं। जो सेक्शन 32 है वो कहता है कि रेलिवेंट स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस and in particular when it consists of an entry memorandum in books or in the discharge of professional duty or acknowledgement of receipt of a property or of the date of a letter document usually written or signed by him। यही बात समझ में? मैंने देखो ये जानबूझ करके आप लोगों के सामने इस चीज को जो डेफिनेशन है वो इसलिए तोड़ा है क्योंकि जब तक आप इसको तोड़ करके नहीं पढ़ोगे किसी भी चीज को, तब तक ये परेशान करती है आपको, अदरवाइज कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मान लीजिए अगर आप बेरट से पढ़ो, कौन पढ़ेगा बेरट से? आबिदा पढ़ दो। When the statement was made by such person in the ordinary course of business
and in particular when it सर ये पढ़ना है स्क्रीन वाला या बेयर एक्ट से पढ़ो? डायरेक्ट वाला पढ़ना है भैया। ठीक है। When the statement was made by such person in the ordinary course of business and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business or in the discharge of professional duty or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of the money, goods, security, or property of any kind, or of a document used in the commerce written or signed by him, or of the date of letter or document usually dated, written or signed by him. आया समझ में? तो अभी तक नहीं सर। हाँ, अब देखो ये जो मैंने, अब इस पे स्क्रीन पे आ जाओ, स्क्रीन पे बस आपको इसको मैच करना है। देखो आपने कहा कि उन तथ्यों की हम बात करते हैं व्हेन द स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई स्टेटमेंट किया गया है, कब? इन एनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पहली चीज, या तो उसका जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो व्यवहार का, जो उसका व्यापार का सामान्य अनुक्रम था, उसमें रेगुलर उसको जो है मेंटेन करता हुआ चला रहा था या कहा था उसने, ठीक है। एंड इन पर्टिकुलर व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एन एंट्री और मेमोरेंडम मेड बाय हिम, यानी कि वो व्यापार के सामान्य अनुक्रम में, और पीछे क्या है, वो अपने क्या, या कोई किताब हो या कोई मेमोरेंडम हो, उसमें वो कुछ एंट्रीज है वो रेगुलर ऐड करता था। अब सपोज इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, जो हमारे अनिल जी है, इनका जो पैसा ब्याज पे देने का काम है, तो जितने भी लोग इनसे डेली पैसा उधार लेकर के जाते हैं, उसे वो अपनी जो है किताब में नोट कर लेते हैं कि आज इतने दिन आपको इतने इतने रुपए की ब्याज की दर से उन्हें जो इतने समय तक के लिए उधार दिए। और ये जो रेगुलर जो एंट्रीज थी, ये क्या है, ये रेलिवेंट होती है। और इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी मतलब सपोज इसको आप इस तरीके से देख लीजिए, जो नेवी का जो मान लीजिए जो शिप होता है, शिप का जो मास्टर होता है, शिप के मास्टर की ये ड्यूटी है, उसके पास एक लॉग बुक होती है। जैसे ही वो शिप के अंदर एंट्री करते हैं, तो अपनी वो सारी की सारी एंट्री है, वो एडमिशन है, अटेंडेंस है, वो सब कुछ उसमें नोट करते हैं। जितनी भी चीजें हैं वो उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है। या इसको आप इस तरीके से देखते हैं, जो थाने का जो इंस्पेक्टर होगा, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा, उसकी ये ड्यूटी है, जितनी भी चीजें जितनी उसके सामने आती हैं, जो शिकायतें आती हैं, उनको वो लॉग बुक में, थाने की लॉग बुक में रजिस्टर्ड करेगा। और एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में उसके पास कुछ भी हो सकती है, गुड्स हो सकती है या कोई इनमोर प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट है, वो उसने लिख करके दिया हो या कहा हो कि हाँ इस पे जो ना मेरे ऊपर इतने पैसे के उधार है, या इतने रुपए की जो क्या नाम है किराया है वो मेरे द्वारा दे है, वो चीजें। और ऑफ द डेट ऑफ लेटर, यानी कि किसी दिनांक को अगर उसने कोई लेटर पोस्ट किए हैं, साइन किए हैं, उसके द्वारा लिखे गए हैं, या कोई डॉक्यूमेंट उसके द्वारा लिखा गया है, साइन किया गया है, वे सभी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट होंगे अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2। क्लॉज 2 और सेक्शन 32 के अंदर जब हम देखोगे तो हमने की चीज है, वो स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कहे गए हैं, या किसी एंट्री और मेमोरेंडम में उस पर्टिकुलर जो ना उस व्यापार के सामान्य अनुक्रम ही वो उसमें मेंटेन किए गए हैं, या उसकी जो प्रोफेशनल ड्यूटी है उस प्रोफेशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए किए गए हैं, या किसी एक्नॉलेजमेंट है किसी प्रॉपर्टी रिसिप्ट, उसकी रिसिप्ट की। अब देखो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू ए पर्सन स्टेट ऑफ बर्थ, एन एंट्री इन द डायरी ऑफ ए डिसीज सर्जन, भाई डॉक्टर साहब है, regularly kept by him stating that on the certain date he attended that person's mother and delivered her a son is relevant। अब देखो क्या है, अब मान लीजिए जितने भी हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में जितने भी डिलीवरी वार्ड हैं, जितने भी वहाँ पे डिलीवरीज होंगी, अब वो डॉक्टर्स की एक जो प्रोफेशनल ड्यूटी है कि वो डिलीवरी को क्या वो मेंटेन करेगा, उसमें अपनी जो ब्लॉक बुक है, वहाँ का जो रजिस्टर है, उसमें सब राइट अप करता हुआ चला जाएगा। अब उसके द्वारा वहाँ पर किया हो गया कथन उसके मरने के बाद उनको रेलिवेंट होगा। अब रेलिवेंट किस संबंध में होगा
कि व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के संबंध में कि उसके उस पर्टिकुलर डेट को क्या उस व्यक्ति ने जन्म लिया था या नहीं लिया था, ये रेलिवेंट होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भैया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक 32 के 2 में? प्रोफेशनल ड्यूटी किस किसकी हो सकती है? प्रोफेशनल ड्यूटी, अच्छा ये बताइए आप प्रोफेशन से क्या समझते हैं आप? प्रोफेशन प्रोफेशन को कैसे समझाऊं? तो समझाना पड़ेगा आप, क्योंकि देखो आप एलएलबी कंप्लीट कर चुके हो और एलएलबी में आपने प्रोफेशनल सर, एथिक्स कंप्लीट, हाँ यस नहीं सर, मैं एक चीज बता देता हूँ पहले, जो एलएलबी में आपने प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेंसी फॉर लॉयर एंड बार बेंच रिलेशन एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, यस सर, तो वहां पर आपने एक डिफरेंस पढ़ा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, अब उस प्रोफेशन को जो आपने वहां समझा है या वैसे आप अपने स्तर से जानते हैं वो बता दीजिए क्या होता है। सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, अब इसको इस तरीके से कर लीजिए आप, सपोज कीजिए आप एडवोकेट हैं। अब जब आप एडवोकेट हैं और आपके पास एक क्लाइंट आता है किसी अपने 138 के मामले को लेकर के, यस सर, 138 का मामला जब आप उसका आर्ग्यू, उसका पहले आपने प्रिपरेशन कर ली, सारी चीजें डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर दिए और 138 की जो है वो एप्लीकेशन पूरी तैयार की और वो यस कंप्लेंट तैयार की, सॉरी, और उसको जज साहब के सामने आपने पेश कर दिया। अब इसके बाद से यहाँ से आपकी जो ड्यूटी होगी दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल ड्यूटी। एडवोकेसी इज ए प्रोफेशन, आप इसको मान लीजिए। और इस प्रोफेशन में अब आपकी क्या क्या ड्यूटी होगी एज एन एडवोकेट, बता सकते हैं मुझे? सर ड्यूटीज तो बहुत सारी हैं। एक तो ये कि ये जानना कि जो पर्सन है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा उस ये आपको नहीं जानना, वो तो और आपके पास कागज लेके आया 138 में, वो तो सीधा सीधा सा बता रहा है कि भैया उसके द्वारा उसके किसी व्यक्ति के द्वारा उसे एक चेक दिया गया था, चेक उसने अपने अकाउंट में लगाया, चेक बाउंस हो गया और बाउंस होने के बाद जो संबंधित बैंक है उसके द्वारा उसकी मेमोरेंडम तैयार करके उसे दे दी गई कि हाँ उसका जो चेक बाउंस हुआ उन सारे कागजों को आकर के आपके लेकर के आपके पास आया। ये इस बात की प्रिजम्पशन है कि वो सच ही बोल रहा है, क्योंकि 138 की जब प्रिजम्पशन आप 118 में देखोगे 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वहाँ प्रिजम्पशन यही है कि इफ चेक हैज बीन एंड क्या नाम है ड्रॉन and executed by its executant, it shall be present that check has been handed over in सर उसकी प्रोफेशनल हाँ ड्यूटी उसको रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में और जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो सारे सच सच कोर्ट के सामने रखना है, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं या जो भी एविडेंस और सर कोर्ट को असिस्ट करना है। और देखो अब हम आपको बता देते हैं उसकी एक प्रोफेशनल ड्यूटी ये भी है कि वो हर हियरिंग पे जितनी भी डेट्स लगती हैं कोर्ट में जाएगा। जी सर। कोर्ट में जब जाएगा तो वहां पर जो है प्लीड करेगा। जी। एक डेट पर जाकर जजमेंट तो हो नहीं जाना पहली डेट पे। यस सर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। यस सर। स्टेप बाय स्टेप डेट्स लगेगी। यस सर। अब उसके बाद जो क्या करता है उसकी एक प्रोफेशनल ड्यूटी ये भी है, उन सारी जो डेट है उसकी उस संबंधित केस में उन्हें अपनी डायरी में आकर के नोट करता है। यस सर। ठीक है, तो उस प्रोफेशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज यानी कि जब उसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है उसके परफॉर्मेंस में उसको परफॉर्म करते समय वो जो जितनी भी एंट्रीज उसके द्वारा की गई है वे सब रेलिवेंट होंगी। यस सर। सर ये सिर्फ लॉयर के एडवोकेट के पर्सपेक्टिव में है या किसी और के भी हो सकता है? सभी किसी के भी हो सकता है। किसी के भी। तो सर जैसे अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है लाइक कोई भी पुलिस कोई भी पुलिस मैन है
और उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है वो अपने जितने भी जो उसके पास शिकायतें आएंगी उन सभी का वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, अपनी जो चीफ एफआईआर है उसमें दर्ज करेगा Yes, sir. एफआईआर रजिस्टर में। और Yes, sir. जितने भी ये कि क्या नाम है उसके और वहां से जब उसके अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए वो वहां से जाएगा, उसमें थाने की जो जीडी है जनरल डायरी उसमें वो मेंशन करके चलेगा। वो तो बहुत सारी चीजें हैं। जी sir. Thank you, sir. देखो भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आगे चलते हैं। अब इसके आप इलस्ट्रेशन देख लीजिए। इलस्ट्रेशन बी, सी और जी, तीन इलस्ट्रेशन है जो आपके क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 32 के साथ जाकर के जुड़ेंगे। Where the question is as to a person date of birth, an entry in the diary of a deceased surgeon regularly kept by him stating that at a certain date he attended that person's mother and delivered her of a son is relevant fact। ये उसके जो एंट्री होगी, इसके जो स्टेटमेंट होंगे डॉक्टर के अपनी जो उसमें रजिस्टर में मेंटेन किए वो सभी रेलिवेंट होंगे। अब दूसरी चीज हम लेटर पोस्ट और उसकी जब बात कर रहे थे, where the question is whether a person was in Calcutta on a given date, entries in the diary of a deceased solicitor। डिसीज सॉलिसिटर यानी कि ये है कि अब जो हमारे अनीश भाई हैं, अनीश भाई कंपनी के काम से कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता जाकर वहां वकील साहब से मिलते हैं हर डेट पर। और एक और वहां पर जो सॉलिसिटर है जिन वकील साहब से मिलते हैं वो अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं कि आज ये व्यक्ति आए, आज ये व्यक्ति आए, आज उनके साथ मीटिंग थी, आज उनके साथ मीटिंग थी, और वो सारी चीजें आगे रेगुलरली कीप्ड अप बाय हिम दैट ही अटेंडेड दैट पर्सन एट अ प्लेस इन कलकत्ता इज रेलेवेंट। अब वहां पर अनीश जी के संबंध में कि क्या कोई पर्टिकुलर डेट पर किसी वो कलकत्ता में थे तो उस दिन में उस पर्टिकुलर डेट पर के संबंध में उस व्यक्ति के द्वारा की गई जो डायरी होगी मेंटेन की गई है, जिस व्यक्ति से अनीश जी जुड़े थे वो रेलिवेंट होगी इस संबंध में। इसका देखो जी आप देख लीजिए। द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड, उसकी बात कर रहे हैं जो पाया ही नहीं जा सकता है, रोट ए लेटर ऑन ए सर्टेन डे, उस व्यक्ति ने किसी एक सर्टेन डे में किसी निश्चित तिथि पर एक लेटर लिखा। The fact that a letter written by him is dated on that day is relevant। यह तथ्य है कि जो लेटर है उस दिनांक को उनके द्वारा लिखा गया था, वो सारी चीजें वो रेलिवेंट ही होगा। 32 में 3 में आप आ जाइएगा। 32 में 3 की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर। तो वो इससे पहले आप क्लियर कट एक चीज ये समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑफ मेकर मतलब ये है कि मैंने कहा कि भैया मैंने एक चीज अपनी डायरी में मेंटेन की, या मैंने कही कि भैया मुझ पे अनीश जी के 50,000 रुपये उधार है और ये बात मैंने मनीष से कही, 2 दिन बाद मेरी मृत्यु हो गई। अब आइए ये किस तरीके से देखो रेलिवेंट हो जाता है। ये उस समय रेलिवेंट हो जाएगा जब अनीश जी जो ना उस पैसे की रिकवरी के लिए सूट फाइल करते हैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट, और वहां पर मेरा जो ये स्टेटमेंट है जो मैंने कहा कि हाँ भैया मनीष को कहा था, तो मनीष की गवाही, मनीष की जो एविडेंस है वो साक्षात रेलिवेंट होगा कि हाँ तरुण सर ने मुझसे बताया था कि उन्होंने अनीश से 50,000 रुपये उधार लिए हैं और उनके 50,000 रुपये की देनदारी उनके ऊपर है। ये रेलिवेंट होगा आगे आने वाली कार्यवाही में। ये कह दो देखो स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, उस व्यक्ति ने जिसने, अब देखो यहाँ पे एक एडमिशन भी होगा उस चीज का अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 3 की अगर हम बात करें, डिक्लेरेशन अगेंस्ट इंटरेस्ट इंक्लूड स्टेटमेंट अगेंस्ट द पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। देखो पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी दो अलग अलग चीजें हैं। कोई बताएगा मुझे क्या होता है ये? प्राची सर पेक्यूनरी तो फाइनेंस से संबंधित हो गया, और प्रोप्राइटरी और सर प्रोप्राइटर सर किसी कंपनी वगैरह की। कंपनी वगैरह में कोई बात नहीं, मैं आप नोट कर लीजिए। जया जया खुश
बताओगे भैया पेक्यूनरी प्रोप्राइटरी क्या है ये? सर पेक्यूनरी तो मनी रिलेटेड मैटर से हो गया, और शाबाश। प्रोप्राइटरी किसी भी चीज की ओनरशिप से, चाहे ट्रेडमार्क भी हो सकता है या फिर जीआई या फिर कोई प्रॉपर्टी, कोई भी ओनरशिप रिलेटेड। और यानी कि अब वो जो स्टेटमेंट है या तो उसके पेक्यूनरी इंटरेस्ट है या कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, उनके अगेंस्ट अगर उसने दिया हो तो वो बाद की कार्रवाई में वो रेलिवेंट होगा। और व्हेन इट वुड हैव एक्सपोज्ड हिम टू ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और सूट फॉर डैमेजेस, या वो स्टेटमेंट उसे किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट किया जा सकता हो या कोई सूट फाइल हो सकता हो, उन सब में वो रेलिवेंट होगा। उसके द्वारा अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट जो उसके खुद के विरुद्ध जाता हो, वह उसने पूर्व में किया है, किसी अन्य व्यक्ति को बताया है या मेंटेन करके चला है, और उसके मरने के बाद, मरने की बात ही कर रहे हैं, या तो यह मर गया है या पाया नहीं जा सकता है या वो इनकेपेबल हो गया है या अनरीजनेबल डिले होगा या बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा बहुत ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में उसका वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। अब इसका इलस्ट्रेशन भी देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इज वेदर रेंट वाज पेड टू ए फॉर सर्टेन लैंड, यानी कि ये है क्वेश्चन कि क्या किसी पर्टिकुलर मकान का जो किराया है वो ए को दे था। ए लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड एजेंट टू ए, यानी कि जो ए का एजेंट है जो मर चुका है, उसने एक लेटर लिखा था ए को, और लेटर के द्वारा क्या कहा गया, सेइंग दैट ही हैड रिसीव्ड द रेंट ऑन एज अकाउंट। उसने ये कहा कि भैया इस मकान का किराया एक के ब्याह पर उस एजेंट के द्वारा ले लिया गया है, एंड हेल्ड इट एट एज ऑर्डर, और उसमें एक आदेश पर ये रेलेवेंट फैक्ट है। अब इसका इलस्ट्रेशन एफ भी देख लीजिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर लीगली मैरिड, क्या उन दोनों के बीच में लीगली वो शादीशुदा थे। द स्टेटमेंट ऑफ ए डिसीज क्लर्जीमैन, अच्छा इसको तो रिलेशनशिप में ले जाइएगा वैसे, clergyman that he married them under such circumstances that the celebration would be a crime is irrelevant। अब यहाँ पे इसको दो जगह आप ले सकते हो कि एक तो इसे आप रिलेशनशिप में भी ले जाओगे, और इसके बाद ये है कि दैट द सेलिब्रेशन वुड बी ए क्राइम इज रेलिवेंट, यानी कि जो क्लर्जीमैन है, क्लर्जीमैन ने शादी किसकी कराई, द डिसीज दैट ही मैरिड देम अंडर सच, उस परिस्थिति में उन दोनों की शादी उन्होंने कराई कि अगर उसका जो सेलिब्रेशन है वो क्राइम होता। आप सेक्शन देख लीजिए, द सेक्शन 32 की बात करो, किस ग्राउंड पे बेस्ड है, व्हाट ए पर्सन से अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट इज वेरी लाइकली टू बी ट्रू। देखो हम पीछे भी कह के आए थे कि कोई भी व्यक्ति कम से अपने खिलाफ कोई चीज झूठी नहीं बोलेगा, जो भी कुछ बोलेगा अगर वो उसके खिलाफ साबित किया जाना है तो सत्य ही होगा। दस स्टेटमेंट मेड बाय ए डिसीज्ड इन अ डीड टू अफेक्ट दैट ही इज गवर्न्ड बाय ए मिताक्षरा। अब ये स्टेटमेंट कि डिसीज्ड का किसी भी डीड में लिखा जाना कि वो मिताक्षरा लॉ से गवर्न होता है, उसका जो सक्सेसर जो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है उसको अफेक्टेड करता है। क्योंकि देखो जब सक्सेशन की आप बात करते हो, हिंदू लॉ में दो स्कूल हैं, एक होता मिताक्षरा, एक होता दायभाग, और उसके बाद वो फिर अलग अलग चीजें। अब सक्सेशन की बात करेंगे तो मिताक्षरा और दायभाग दोनों में अलग अलग तरह से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। अब वो कहता है कि वो मिताक्षरा लॉ से अगर गवर्न होता है तो उस स्थिति में ये वाला जो स्टेटमेंट है वो उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा, तो फिर उसको सक्सेशन से जो है उसका प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। Statement made by a landlord who was dead that there was a tenant on the land, ये सारी चीजें देख लीजिएगा भैया। जो क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 32 है वो कह रहा है कि अगर वो स्टेटमेंट है किसी पब्लिक राइट के बारे में बताती है, ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट, कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, तीन चीजें हैं, पब्लिक राइट, और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। When the statement gives the opinion of any such person, अगर उस स्टेटमेंट के द्वारा
किसी व्यक्ति की राय की बात हम करते हैं, एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट, जहां वो किसी पब्लिक राइट के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, देखो सेक्शन 13 में भी पढ़ के आए थे हम। और कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक का कोई मामला है या कुछ जनरल इंटरेस्ट का मामला है, ऑफ सच एग्जिस्टेंस ऑफ व्हिच if it existed he would have been likely to be aware and when such statement was made before any controversy। देखो इसके लिए ये जरूरी है कि वो जो स्टेटमेंट है वो किसी कंट्रोवर्सी को होने से पहले किया गया हो। अब इसको आप कहेंगे, कैसे कहेंगे, मान लीजिए जो आप इस तरीके से ले लीजिएगा कि जो गांव के प्रधान है, गांव के प्रधान के द्वारा एक बात कहेगी कि ये वाला जो रास्ता है ये लोगों के आने जाने के लिए खुला हुआ है, सभी लोग उससे आ जा सकते हैं, ये पब्लिक राइट। अब ये जो प्रधान जी का जो स्टेटमेंट है, प्रधान जी ने तो कहा, अब लोगों ने उस पर आना जाना शुरू कर दिया, पहले से भी आ जा रहे थे। कुछ समय बाद प्रधान जी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद जो हमारे अनिल जी है, ये थोड़े से अलग ही किस्म के व्यक्ति है, उन्होंने यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया ये तो मेरे घर का रास्ता है, यहाँ से केवल मैं ही जाऊंगा, मेरा आना जाना ही होगा, पब्लिक राइट पब्लिक वे नहीं होगा। और वहाँ उस जब ये डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट के संबंध में प्रधान जी के द्वारा जो पूर्व में किया गया स्टेटमेंट है कि ये जो रास्ता है ये पब्लिक वे है, यहाँ इससे लोग बाग आ जा सकते हैं, वो रेलिवेंट होगा। तो अब इसको इलस्ट्रेशन को आई को देख लीजिए। द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन रोड इज ए पब्लिक वे। प्रश्न यह है कि जो कोई प्रसंगत सड़क है, जो रोड है, क्या वो पब्लिक वे है, लोक मार्ग है। अब इसमें स्टेटमेंट बाय ए के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट जो मर चुका है और वो गांव का मुखिया है, दैट द रोड वाज पब्लिक, को लोगों के लिए ही खुली हुई थी, वो सुसंगत तथ्य होगा। क्लॉज 5 और क्लॉज 6 दो अलग अलग चीजें हैं। देखो क्लॉज 5 और क्लॉज 6 की अगर हम बात करेंगे तो क्लॉज 5 में हम बात करते हैं स्टेटमेंट की और क्लॉज 6 पे हम बात करते हैं एंट्री की। एंट्री यानी कि जो किसी डीड में की गई। क्लॉज 5 में कह दिया कि व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप चाहे वो बाय ब्लड हो सकती है, बाय मैरिज हो सकती है, आबिदा। सर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 का, सेक्शन 32 सबसेक्शन 4 का कोई और एग्जाम्पल हो सकता है? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि आप, अच्छा ये बताइए, आप गांव गए हो कभी? गाँव गई हूँ पर वो गए हो? इतना ज्यादा, जी कोई बात नहीं, चलो हम उसको बता देते हैं। गांव में कुएं होते हैं, जी देखो ये सबमर्सिबल वगैरह ये सारी चीजें तो अब आने लगी हैं। उससे पहले जो Yes. पानी के लिए अगर व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले पुरानी व्यवस्था ये थी, वहाँ पे कुएं होते थे पानी के लिए। यस सर, उसके बाद जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होते गए, जो हम आगे बढ़ते चले गए, नल आए, टैप्स आई, अलग अलग चीजें आई। अब हम Yes. कुएं की बात करते हैं तो कुछ लोगों के अपने पर्टिकुलर पर्सनल कुएं होते थे, यस कुछ लोगों के पब्लिक कुएं होते थे, पब्लिक वाल होती थी, यानी कि जहाँ से सब पानी भर कर लेकर आते थे, वो सभी लोगों के लिए था, गांव के सभी लोग जाते थे। और कुछ ऐसे भी होते थे जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने केवल अपने मतलब के लिए, अपने घर के लिए कुएं उन्होंने अपनी ही प्रॉपर्टी में बनवाए होते थे। यस सर, अब एक डिस्प्यूट अराइज होता है कि किसी कुएं को लेकर कि ये जो कुआं है कि पब्लिक वाल है या नहीं है, यानी कि यहाँ से गांव के सभी लोग पानी भर सकते हैं या नहीं भर सकते। यस सर, अब उस कुएं के संबंध में जब ये कुआं बना था तो प्रधान जी ने उसी समय कह दिया था कि भैया ये गांव जो कुआं है गांव के फंड से बनाया जा रहा है और इसलिए गांव के सभी लोग चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति के हों वो पानी ले सकते हैं। यस प्रधान सर, जी ने ये बात कही थी और प्रधान जी उस समय बात मर गई। यस सर, बाद में जब ये डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस समय पर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए प्रधान जी के द्वारा ये कही गई जो बात है कि ये पब्लिक वॉल है और पब्लिक फंड से बनाया जा रहा है, वो रेलिवेंट फैक्ट है।
अच्छा ठीक है। ठीक है। मतलब वो जो प्रधान जी हैं वो उन ये जो इसकी फर्स्ट पैरा में 32 में जो दी गई हैं ये सारी कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में हो, जैसे कि मर गया हो या मिल नहीं पा रहा हो, हाँ इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो, ये हाँ प्रधान जी के लिए है ना सर? हाँ, ये प्रधान जी के लिए ही कहा हुआ है, क्योंकि प्रधान जी ने तो कहा या तो मर गए या खो गए या गायब हो गए, या आप इतने बीमार है कि अब उठ के आगे कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते, ठीक है, या विदेश में जाकर के बस गया, वहां से बुला नहीं सकते इनको, मामला इतना बड़ा है नहीं कि अगर इनको बुलाएंगे तो लाखों रुपए तो वैसे खर्च हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। आप देखो, हम 32 के 5 पे वापस आ जाओ, देखो 32 के 5 में और 6 में अगर आप बात करोगे तो सीधा सीधी सो भैया दो चीज है, दो चीज, एक में स्टेटमेंट की बात करते हैं और एक में हम जो ना किसी डेट की बात करते हैं। डेट यानी कि कोई दस्तावेज लिखा गया है, उस दस्तावेज की एंट्री की बात करते हैं। When the statement relates to the existence of any relationship, यानी कि रिलेशनशिप के संबंध की हम बात कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई जो कथन किए हुए हैं, और रिलेशनशिप वो बाई ब्लड हो सकती है, बाई मैरिज हो सकती है और बाई एडॉप्शन हो सकती है। एज टू हुज रिलेशनशिप द मेकर हैड स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, तो उस संबंधों के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में जो मेकर है उसको विशेष ज्ञान था। एंड वाज मेड व्हेन बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट अराइज, और जब डिस्प्यूट अराइज होने से पहले वो मेकर के द्वारा वो स्टेटमेंट कहा हुआ था, तो इसको कहते हैं दैट इज एंटी लिटम मोर्टम एंड नॉट पोस्ट लिटम मोर्टम। एंटी लिटम मोर्टम यानी कि प्रीवियसली डिस्प्यूट अराइज होने से पहले कोई बात कही हुई है, तो केवल उसी के संबंध में अगर पहले कहा हुआ है, डिस्प्यूट अराइज होने से पहले स्टेटमेंट कहा है, तभी वो रेलिवेंट होगा, डिस्प्यूट अराइज होने के बाद नहीं होगा। इसको देखो, आप कह लीजिए द स्टेटमेंट मेड बाय अ डिसीज्ड मेंबर ऑफ अ फैमिली इन ए पेडिग्री और हॉरोस्कोप आर एडमिसिबल। ये 32 के 6 में देखो क्या, इफ दे आर मेड बिफोर देयर वाज एनीथिंग टू थ्रो डाउट अपॉन दैट। जब पेडिग्री की आप इसकी बात करोगे, इसका इलस्ट्रेशन ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज डेड, जो मर गया है, वाज द फादर ऑफ बी, क्या वो बी का पिता था। अब इसी के बाद ये कि जो ए है, ए के द्वारा ये कहा गया पहले मरने से पहले कि जो बी है वो उसका बेटा है, वो सुसंगत तथ्य होगा भाई। जो हमारे अनीश जी की शादी हुई, शादी के बाद इन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र पैदा हुआ, बेटा हुआ, बेटे का, और जो शादी इन्होंने घर से भाग करके की थी, छुप करके, क्योंकि घर वाले तो करने देंगे नहीं, इनकी मर्जी से ज्यादा घर वाले कहीं और चाह रहे थे, इन्होंने ये कहीं और चाह रहे थे। खैर जी, इन्होंने भाग करके शादी कर दी, शादी के बाद एक बेटा भी इनको हुआ, और अपने चाचा जी से और मामा जी से बात कर ली कि जो ये बेटा है, इनको एक बेटा हुआ है, और उसकी इन्होंने खुशी में उसकी इंफॉर्मेशन भी दे दी। खैर जी, समय बीतता गया, कुछ समय बाद जो अनीश जी और बुढ़े भी होंगे, नमस्ते भी करेंगे, खैर वृद्ध हुए और नमस्ते कर गए, माता जी भी नमस्ते कर दी, इनकी वाइफ। अब क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज कब होता है, डिस्प्यूट अराइज हुआ जब उनके पिताजी की जो प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो तो डिसॉल्व हुई नहीं थी, पिताजी इनके बाद में करे, अब प्रॉपर्टी के सक्सेशन को लेकर के डिस्प्यूट अराइज हुआ, और वहां पे जो अनीश के बेटे थे वो भी गए, मुझे मेरा भी इसमें हिस्सा है। अब सबसे पहले कुछ ये चीज साबित करनी पड़ेगी, तो इनके हिस्से के लिए क्या है, क्योंकि क्या ये अनीश के पुत्र हैं, क्योंकि वहां पर अनीश की हिस्सेदारी बनती थी। जब आप उसकी ट्री देखेंगे सक्सेशन में, तो सबसे पहले यही तय किया जाएगा कि क्या ये अनीश के पुत्र हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए अनीश के द्वारा अपने चाचा जी को टेलीफोन पर बताना या मामा जी को टेलीफोन पर बताना कि ये जो बच्चा है ये मेरा बेटा है, और ये रेलिवेंट फैक्ट होगा। किसी को कोई डाउट भी है यहाँ तक? आगे चलूं? यस सर। जब वो सेक्शन 35
उसमें क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 32 है, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनी पर्सन लिविंग और डेड, कोई भी हो सकते हैं। जबकि 6 की आप बात करोगे ये कंसर्न है किससे, डिसीज पर्सन ओनली। फर्दर वाइल सेक्शन 32 और 5 की बात करोगे, एविडेंस इज द डिक्लेरेशन ऑफ पर्सन हु इज डिसीज और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी सिक्योर्ड। और 6 में बात करोगे, एविडेंस ऑफ दैट ऑफ कंक्रीट थिंग्स एंड इज ऑलवेज रिटिन, यानी कि हमेशा वो लिखी हुई है, वहां पे स्टेटमेंट कहा हुआ है और यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, रिटिन किसमें, या तो विल में, डीड में, या टॉमस्टोन में, या कोई फैमिली पेडिग्री में। फैमिली पेडिग्री बताएगा कोई क्या होता है? सर वंश होता है, वंश, है? वंश। हाँ, जो परिवार की वंशावली होती है दैट इज कॉल्ड फैमिली पेडिग्री, और उसकी वंशावली में ये सारी चीजें लिखी हुई आती है रिलेशनशिप को लेकर के। एक होता है फैमिली पोर्ट्रेट, तो यानी कि जो ना फैमिली का जो पूरा एक चित्र होता है कि ये बच्चा, ये बेटा, इसका ये बेटा, इसका ये बेटा, वो सारी की चीजें बनी हुई हैं। वहां पर वो चीजें मेंशन है, लिख दी गई है अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जिसको जानकारी थी उन सब में, रिटिन है केवल, और वो मरने के बाद ही रेलिवेंट होंगी, वो सब क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। The question is, what was the date of birth? A letter from deceased father to friend announcing the birth of A on a given day is a relevant fact. अनीस को जब बेटा हुआ उन्होंने भैया लेटर लिखा चाचा जी को, एक तो टेलीफोन पे बताया तो स्टेटमेंट, और लेटर अगर लिख दिया तो वो क्या है, राइटिंग, वो रेलिवेंट फैक्ट होगी। क्वेश्चन इज वेदर एंड व्हेन ए एंड बी वर मैरिड, पता लगा ए और बी ने शादी कब करी। एन एंट्री इन ए मेमोरेंडम बुक बाय सी, तो डिसीज फादर है, बी के पिताजी हैं, बी इज मैरिज विद ए ऑन ए गिवन डेट इज रेलिवेंट फैक्ट। जब ए और बी की शादी हुई तो बी के पिताजी उनको डायरी अपनी मेंटेन करते थे, वो चीजें उन्होंने नोट की थी कि भैया इस पर्टिकुलर दिनांक को इन दोनों की शादी कर दी, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। डॉक्यूमेंट एज टू राइट ऑफ कस्टम की बात करते हैं, एंड राइट ऑफ कस्टम कौन से वाले बात करेंगे हम, जो सेक्शन 13 में पढ़ करके आए हैं। वहां हमने देखा था कि जब कोई राइट और कस्टम अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, उनको तय किया जाना है, क्या उसको एग्जिस्टेंस में थी या नहीं थी। अब यहाँ पे उस राइट और कस्टम से संबंधित डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं। अंडर दिस क्लॉज एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ ए स्टेटमेंट मेड इन एनी डीड, विल एक्सेट्रा व्हिच रिलेट टू एनी ट्रांजैक्शन बाय व्हिच एनी राइट और कस्टम वाज क्रिएटेड, क्लेम, मॉडिफाइड, डिनाइड एक्सेट्रा। और 8 में देखो, इसको आप इस तरीके से लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ सेवरल पर्सन एक्सप्रेसिंग फीलिंग, यानी कि कई व्यक्तियों के द्वारा जो उनकी फीलिंग्स है उसकी हम बात करते हैं, जिसको आप सीधे सीधे से जो सेक्शन 14 में हम बात करते हैं। सेक्शन 14 किसकी बात करता है, बॉडीली फीलिंग की, मेंटल फीलिंग की, वो रेलिवेंट होंगे। अब ये आप इस तरीके से कह लीजिए, जो हमारे मनीष जी हैं, मनीष जी ने एक शोरूम खोला, शोरूम में जो है ना एक उन्होंने ऑब्जेक्शनल पिक्चर लगा दी, और ऑब्जेक्शनल पिक्चर को देख करके वहां आसपास के जो लोग थे उन सभी लोगों ने चिल्लाना शुरू किया और बुरा भला कहा। तो वहां पे उन लोगों के द्वारा ये सारे जो स्टेटमेंट और उन सभी लोगों की जो फीलिंग्स है वो रेलिवेंट होगी। यहां तक भैया किसी को कोई डाउट है? क्यों भैया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Sir, feeling कैसे relevant होंगे? Of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated. Evidence given by a witness in a judicial proceeding or एविडेंस before गिवन बाय ए पर्सन इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि जो साक्ष्य दिया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है और किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में किया गया है। आगे बढ़ जाइए। or before any person authorized by law to take it. या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष किया गया है जो बाय लॉ ऑथराइज है उसको लेने के लिए, साक्ष्य को लेने के लिए। It is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding. अब सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात करेंगे हम, या तो सेम केस में होगी, Yes. सब्सिक्वेंट यानी कि लेटर स्टेज होगा,
तो अगर पूर्व में, अब इसको देखो आप इस तरीके से लेंगे, अब एक कंप्लेनेंट है, कंप्लेंट ने एफआईआर फाइल की, एफआईआर में उसने बताया कि उसके साथ ये सारी चीजें हुई थी और इस वजह से भैया उसकी ये घटना ही, उसने सच एंड सच पर्सन के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट फाइल करने के बाद वो भाई साहब नमस्ते आगे चले, आगे चलने के बाद उनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। तो जो एग्जामिनेशन इन चीफ है, एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डेट लग गई, क्लियर है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जब डेट लग गई और उसके बाद वो मर गए, तो इनका जो पूर्व में किया गया उस स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट हो जाएगा बाद में भी। आगे पूरा पढ़ दो, देखो इसको। Or in a later stage of the same judicial proceeding, the truth of the fact when it states, which states when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party. क्लियर है? या फिर जो ना उसकी जो दूसरी पार्टी है उन्होंने भैया उसे बंद किया हुआ है और उसको लाना मुश्किल है, तो उस स्थिति में उसने अगर उसी सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग में Yes. या किसी दूसरी जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर कोई बात कही हुई है तो वो रेलिवेंट होगी। अब देखो इसके साथ इसके प्रोवाइडेड और पढ़ लीजिएगा भैया। प्रोवाइडेड में ये कह दिया है कि द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। जो प्रोसीडिंग है वो दोनों ही पक्षकारों के बीच में होनी चाहिए। अगर वो कब होनी चाहिए, सपोज कीजिए अगर दो अलग अलग जुडिशियल प्रोसीडिंग की हम बात करते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी कि आप सभी ने वो पढ़ा होगा कि ए ने एक प्रॉपर्टी को लेकर बी के खिलाफ एक सूट फाइल किया उसके एविक्शन के लिए। ए ने बताया कि जो बी के पास जो प्रॉपर्टी वो मेरी है और प्रॉपर्टी का मुझे मालिक डिक्लेयर कराया जाए मेरी जो ना विल के आधार पे, और बी को वहां से इविक्ट कर दिया जाए। बी ने काउंटर में जो है फिर दूसरा एक सूट फाइल कर दिया कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है ये इसका मैं मालिक हूं, सेल डीड के आधार पर या एडवर्स पोजीशन के आधार पर मुझे इसका मालिक डिक्लेयर कर दिया जाए। दो अलग अलग केस हो गए, ये मान लीजिए सेम पार्टीज के बीच में सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के। अब उसमें ए ने अगर पहले कोई बात की है किसी एक मामले में तो और उसको कहने के बाद वो मर गया, तो उसके कहे हुए कथन को उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को बाद वाले दूसरे वाले मामले में साबित किया जा सकेगा। कब? जब सेक्शन 33 की जरूरत होगी, यानी कि वो मर चुका है, पाया नहीं जा सकता है, इनकेपेबल हो गया है, अनरीजनेबल डिले होगा या एक्सपेंसेस होगा, किसी भी इस तरीके की परिस्थिति में, या एडवर्स पार्टी के द्वारा उसको इस तरीके से रखा गया कि वो आने में सक्षम है ही नहीं। दूसरा, एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। दूसरा जो एडवर्स पार्टी है उसके द्वारा उसके पास वो राइट होना चाहिए था किस चीज का, क्रॉस एग्जामिन करने का, और उसने वहां उसको क्रॉस एग्जामिन किया हो तभी रेलिवेंट होगा। अगर एडवर्स पार्टी के पास उसको उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट नहीं था तो उस स्थिति में क्या है, ये जो प्रोविजो है वो उस पर बार लगा देगा। या क्वेश्चन इन इश्यू वाज सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग। दोनों ही मामलों में चाहे वो पहले वाला है ए के द्वारा जो बी के खिलाफ किया गया या बी के द्वारा जो ए के खिलाफ किया गया है वो उस समय रेलिवेंट होगा। यहां तक भैया किसी को कोई डाउट हो? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर ये प्रोवाइजो जो है इसका थर्ड पॉइंट। सर तो यही कह रहा है कि बेटा जो दोनों मामले हैं ना जुडिशियल प्रोसीडिंग में, वे दो अलग अलग मामले हैं। पहले वाले मामले में ए के द्वारा कोई बात कही गई, कोई साक्ष्य दिया गया, वो मर गया। अब उसके बाद किसी दूसरे मामले में उसी बात को साबित किया जाना है, उसी बात का साक्ष्य दिया जाना है जो ए ने पहले वाले मामले में कही है। तो उसके बाद ये कह दिया क्वेश्चन इन इश्यू, जो प्रश्न उठा है, जिस प्रश्न के संबंध में वो साक्ष्य दिया गया था उस पहले मामले में भी और बाद वाले मामले में भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए, एक से होने चाहिए, तभी रेलिवेंट होगा, अन्यथा नहीं। सर क्या सेम होने चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन, अच्छा कॉज ऑफ एक्शन जब सेम होगा, सेम। अच्छा आपने रेस जुडिकेटा पढ़ा है? यस सर। क्या होता है?
सर जो केस डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, उस पे दोबारा से एक्शन नहीं, उसे दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता उस सूट को, कब? जब उसके फैक्ट सेम हो। किसके बीच में? जी सर। किसके बीच में? सर फैक्ट्स के बेस पे, फैक्ट्स जब सेम, अगर एक फैक्ट्स डिसाइड हो चुके हैं एक बारी, तो उन्हीं फैक्ट्स पे उसी सब्जेक्ट मैटर को, उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड दोबारा से सूट फाइल नहीं किया जा सकता। उसी सब्जेक्ट मैटर पर, उसी कॉज ऑफ एक्शन पर, उन्हीं सेम पक्षकारों के बीच में दोबारा कोई दूसरा sir. नया वाद नहीं लाया जाएगा। दैट शैल बी बार्ड बाय द कॉन्सेप्ट Yes. ऑफ रेस जुडिकेटा एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। क्लियर है? Yes. तो वहां पे ये कह रहा है कि सेम पार्टीज और सेम सब्जेक्ट मैटर पर, सेम पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर की जब हम बात करेंगे, तो सेम पार्टीज और सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के पहले वाले मामले में कोई बात कही गई है, तो तभी वो रेलिवेंट होगी जब दूसरी सेम पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के दूसरा कोई मामला होगा। अच्छा, मतलब रेस्टिकाटा वाली बात कही गई है यहाँ पे। हाँ, रेस्टिकाटा वाली, यहाँ पे रेस्टिकाटा नहीं कहा, यहाँ पे केवल ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पहली स्टेज पर पहले कोई स्टेटमेंट दिया गया है और वो उसके बाद मर गया है, पाया नहीं जा सकता है, हो गया है, इनकेपेबल हो गया है, तब उसके द्वारा पूर्व में की गई उसकी जो बात है, पूर्व में किए गए उसके जो कथन है, उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या अगर अन्य कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग थी, या तो सेम केस होगा, अगर सेम केस नहीं है तो जो अलग अलग मामले सेम पार्टीज के बीच होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के होना चाहिए, सेम कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, तभी वो रेलिवेंट होगा। अच्छा, ठीक है। क्लियर है भैया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट?